अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरी मोहन जी। बहुत शुक्रिया सर, आप आए हैं और सबसे पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं। अभी फेस्टिवल चल ही रहा होगा। धन्यवाद। छठ पूजा तक लगातार यही चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन छठ पूजा साथ पे एक साथ जोक सुनाते हैं। जी। हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, भारत बहुत बड़ा है, तो जो भी सवाल पूछो उससे पहले सुनाए, तो ये बड़ा जबरदस्त है। हम्म, तो मामला ये कि जी अलग अलग जगहों पे अलग अलग त्योहार अलग अलग तरीके से बनता है। त्योहार वही है, बनते अलग अलग तरीके से हैं। तो जैसे यूपी बिहार में छठ पूजा होती है, तो हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ दिवाली मनाने के बाद भाई दूज होगा, भाई दूज के बाद छठ के बाद एक त्योहार आता है छोटा सा। हम मतलब त्योहार आता है उसे बना लेते हैं, लेकिन वो छठ पूजा के नाम पर नहीं। अब जो यूपी बिहार की एक लेडी हरियाणा की लेडी के साथ बैठी हुई, अब उनसे पूछा कि जी छठ पूजा होती है, आप छठ मतलब बिहार की लेडी ने हरियाणा की लेडी से पूछा कि आपके यहाँ छठ पूजा नहीं होती? कि बहन छठ पूजा हमारे छठ ही तो पूजते हैं, लेकिन छठ पूजा नहीं होती, इसकी जगह हमारे लठ पूजा होती है। क्योंकि ये जितने बच्चे हैं सुधारने के लिए हमारे को लठ की जरूरत होती है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। लेकिन हमारे यहाँ भी इस बार दिवाली मनाई गई और गवर्नमेंट लेवल पे मनाई गई, जो मुझे अच्छा लगा। खासतौर पे पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने काफी जो है वो अपनी तरफ से दिवाली जो है सेलिब्रेट करने की कोशिश की। और आई थिंक पॉजिटिव चीजें और आगे आरजू जी, होना इससे चाहिए। पहले दिवाली कब मनाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से आपकी कंट्री में? मुझे याद नहीं है, लेकिन हर बार मैसेज तो आ जाता है पॉसिबली प्राइम मिनिस्टर। 1979 से पहले? याद नहीं। याहिया खान, अयूब खान के टाइम पर या उससे भी पहले? वो इसलिए याद नहीं है क्योंकि दिवाली कभी मनाई ही नहीं गई। जब तक आपकी कंट्री में हिंदू थे तब तक दिवाली बनाई नहीं। अब हिंदू नहीं है तो अब दिवाली मना के पूरी दुनिया को बता देते हैं कि हम सेक्युलर हैं। तो अब जो भी कह लीजिए, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है कि इस बार पंजाब की तरफ से कहा गया, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा शायद बेहतर हो जाए। देखते हैं क्या होता है, लेकिन खैर किसके लोग तो लिए बहुत कम होगा रह ये गए हैं। बताइए। आरजू जी, किसके लिए होगा ये बेहतर किसके लिए होगा ये बताइए। हमारे लिए और माइनॉरिटीज के लिए भी बेहतर होगा कि अगर हम बची उनको कहाँ है? उनको जो थोड़ी बच गई है उनको हम रहने दें। हम तो उनके क्या वो पीछे भी लठ मिठू लेके मियाँ को पड़े हुए ना। कंट्रोल नहीं। मिठू मियाँ कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, खुद ही बस तो वो हो बनाया है। गया। कुछ नहीं होने वाला। चल, ठीक है। कब उधर तो, खैर उसपे हम फिर दोबारा किसी उसमें शो में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जो सैंक्शंस लगाने की बात की गई है यूएस की तरफ से इंडिया के ऊपर। 19 कंपनीज बताई जा रही है, 19 के करीब। खैर बाकी कई कंट्रीज के ऊपर भी, लेकिन आपके यहाँ 19 जो है कंपनीज, उनके लिए सैंक्शंस का कहा गया है कि क्योंकि आप लोग रशिया की मदद कर रहे हैं या रशिया से ऑयल ले रहे हैं या रशिया को हथियार दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आप किस तरह इस न्यूज को देखते हैं? फ्रस्ट्रेशन ऑफ फॉलिंग अमेरिका, डिक्लाइनिंग सुपर पावर का एक फ्रस्ट्रेशन जो और कहीं नहीं, वो कंपनीज के ऊपर उतरा। और हिपोक्रेटिक कंट्री या हिपोक्रेटिक सुपर पावर का एक टोटली बायस्ड डिसीजन ये कहूंगा। कैसे? मुझे ये बताइए, पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ, ये आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि यूक्रेन ठीक है और रशिया गलत है? किन टर्म्स कंडीशंस पर? क्योंकि ये याद रखिएगा, वो जो टर्म्स कंडीशंस जो रशिया पर लगेंगी, जिसकी वजह से आप उसे डिमोनाइज करेंगे या उसे गलत प्रूव करेंगे, वो सारी टर्म्स कंडीशंस हम अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर, सीरिया वॉर, उसके बाद क्या नाम है वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, उन सब पे भी लगा के देखेंगे कि भाई क्या वो सारे क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग रशिया को हम डेविल या ड्रैगन प्रूव करने की कोशिश, डेविल प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं या कल्प्रिट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो अमेरिका के ऊपर भी लागू होती हैं? तो अमेरिका भी वैसा ही कल्प्रिट है भी या नहीं? तो पहला तो मेरा सवाल यही था, मतलब नॉर्मली, कि भाई किस बिहाफ पर आप रशिया को गलत और यूक्रेन को ठीक
ठहरा रहे हैं, और अगर वो क्राइटेरिया आप पर लागू होगा बाकी जगहों पर, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, या फिर उसमें आप ह्यूमन राइट्स और दूसरे XYZ कहानियों के पीछे छिपाकर लास्ट में आपको ये कहना पड़ेगा टू सेव आवर सेव द इंटरेस्ट ऑफ यूएसए। तो मैं इस चीज को इस तरीके से भी देखता हूं। दूसरा, मैंने वर्ड यूज किया फ्रस्ट्रेशन, हिपोक्रेटिक बता दिया मैंने। फ्रस्ट्रेशन क्यों कहा? यूक्रेन और रशिया के बीच में असलियत में सोचा ये था कि रशिया वुड फॉल, रशिया गिर जाएगा। अब भाई रशिया गिर जाएगा तो ऑब्वियस बात है, रशिया अगर गिरेगा कम से कम यानी पुतिन की रजीम गिरेगी, और वहां पर अमेरिका की कोई पॉपेट रजीम आ जाएगी साल भर के अंदर। प्लान ये किया गया था, लेकिन पुतिन की रजीम, रशिया, सारे के सारे और ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। और क्योंकि ये सारे के सारे और ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका के सपनों पर पानी फिर गया। अमेरिका ने जो सपने देखे थे कि रशिया को बहुत, पुतिन के रजीम को खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे, तो वो सब अमेरिका फेल हो गया। सही सही का सर, जब अमेरिका ने सर्च करना शुरू किया या रिसर्च किया या सोचा या देखा कि भाई अल्टीमेटली रशिया के पीछे ऐसी मजबूती क्या है जिसकी वजह से रशिया गिरा नहीं, तो पता लगा भाई चाइना तो रशिया के पीछे जाना ही था, वो तो अमेरिका का दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया के साथ अमेरिका इस मामले में रही कि भाई अमेरिका जो है वो इंडिया को बार बार कह रहा है कि भाई देखो कैसे भी करके रशिया से तेल लेना बंद कर दो। इंडिया कहता है भाई मैं तेल ले लूंगा, तुम भी तो गैस ले रहे हो, तुम गैस लेना बंद करो, मैं तेल लेना बंद कर दूंगा। और ऊपर से जो तेल मैं ले रहा हूं उस तेल को परचेज करने वाले भी तो आप ही लोग हैं। वो वाला तेल मैं घर में तो इस्तेमाल करता नहीं, आप लोग बाहर अपने देश में इस्तेमाल करते हैं, और यूरोप जो है उस ऑयल को खरीदता है, मैं बेच देता हूं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका इस मामले में फ्रस्ट्रेटेड। दूसरा, उसमें भी चल गया था मामला, क्योंकि अमेरिका को इंडिया ये समझाने में कामयाब रहा था कि देखो भाई आप जिस तरीके से चला रहे हैं दुनिया को वैसे चलेगी नहीं, और अगर मैं तेल खरीदकर, रशिया से तेल खरीदकर यूरोप को देना बंद कर देता हूं, तो रशिया गिरे या ना गिरे उससे पहले यूरोप की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये चीज जापान के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने मानी कि हाँ इंडिया ने विलन बन के पूरी दुनिया को बचा लिया। अब इसका नेक्स्ट, अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे को एक चीज और समझ में आती है आरजू जी, वो ये है कि अल्टीमेटली अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं तो अमेरिका असलियत में तब तक फ्रस्ट्रेटेड नहीं था। उससे पहले आर्म्स ट्विस्टिंग, हल्का फुल्की सिग्नलिंग वगैरह चल रही थी। सिग्नल ये कि इंडिया भैया मान जाओ रशिया से दूर रहो, मान जाओ रशिया से दूर। लेकिन असली में अमेरिका लिटरली एक्स्ट्रा लेवल या एक्सट्रीम लेवल फ्रस्ट्रेटेड कब हुआ? जब 22 से 24 अक्टूबर के बीच में मोदी जी रशिया गए ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के, और ब्रिक्स समिट में 34 कंट्रीज, पाकिस्तान को मना कर दिया था। अब वो हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, बस आप लोग पता नहीं क्यों हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं, हम अच्छे लोग हैं। तो हमारे उस मतलब वहां पर रहने से एक तो दुनिया को मैसेज गया कि पुतिन के साथ दो सुपर पावर्स खड़ी हुई, एक तरफ इंडिया एक तरफ चाइना। दूसरा, पुतिन को एक पावरफुल ब्लॉक बनता हुआ नजर आया ब्रिक्स की फॉर्म में। 34 में से 33 कंट्रीज जो हैं वो किसी न किसी तरीके से उसमें शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। अब 33 कंट्रीज अगर उसमें शामिल हैं, ब्रिक्स बैंक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, इकोनॉमिक सिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, डी डॉलराइजेशन की कहानी सुनाई जा रही है। तो अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि किस लेवल पर अमेरिका को टेंशन होनी शुरू। अब प्रॉब्लम यह है कि रशिया के ऊपर तो पहले से ही सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसका गोल्ड रिजर्व से लेकर सारे के सारे जो मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से सारे के सारे कंफिस्केट कर लिए, कब्जे में रख लिए, और रशिया को कुछ भी नहीं दे रहे। और वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप यूक्रेन का वॉर खत्म नहीं करेंगे हम आपको पैसे जारी नहीं करेंगे। चलो ठीक है, रशिया उसको कैसे भी करके हैंडल कर रहा है। मैडम $600 बिलियन अमेरिका के पास था। अब इंडिया ने उसका नेक्स्ट लेवल खेलना शुरू कर दिया। इंडिया को पता है कि कल को अगर मेरी अमेरिका या यूरोप से किसी भी तरीके की कोई खटपट शुरू हो जाती है तो उसके अंदर ये लोग मुझे भी ऐसे ही ब्लैकमेल करेंगे जैसे रशिया को कर रहे हैं। तो इंडिया ने क्या किया, धीरे धीरे अपना जितना भी गोल्ड ब्रिटेन के अंदर मौजूद है वो सारे का सारा गोल्ड मंगवाना शुरू कर दिया। हमारे पास 800 मीट्रिक टन गोल्ड है अप्रोक्सीमेट। वो उसमें से लगभग, जहां तक मुझे डाटा इस टाइम समझ में आ रहा है, 600 मीट्रिक टन हम इंडिया में ले आए हैं। गोल्ड चेस्ट वगैरह बनानी है वो एक अलग मैटर है, लेकिन 600 मीट्रिक टन ले आए हैं। अमेरिका को इससे भी चिढ़ है, क्योंकि उसके पास बहाना नहीं है इंडिया को गोल्ड ना देने का।
रही सही कसर, बहुत सारे हमने जो अपने रिजर्व्स हैं, डॉलर वाले रिजर्व्स हैं, उनको एसेट्स में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर करना शुरू कर दिया है। हमने ऐसे बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए जिसकी वजह से अमेरिका इस टाइम पर टेंशन, लेकिन उसे बहाना नहीं मिल रहा कि कैसे वो इंडिया से लड़े। आप सोचकर देखिए, एक मरे हुए चूहे के ऊपर वो लड़ाई लड़ रहा है इंडिया से कि तूने ये चूहा क्यों मारा। और मजे की बात, वो चूहा अमेरिका में भी नहीं मरा, कनाडा में मरा। खेल असलियत में समझिए, अमेरिका को इंडिया की एक दुखती रग, कमजोर नस हमेशा चाहिए, और वो कमजोर नस इंडिया ने बहुत सारी जो इंडिया में थी, अमेरिका ने वो क्रिएट कर रखी, सारी खत्म कर। नॉर्थ ईस्ट में जितना भी मामला था सारा खत्म, नक्सलिज्म खत्म, कम्युनलिज्म के ऊपर हम काफी ज्यादा होमवर्क कर रहे हैं, एलटीटीई से लेकर बहुत सारे दूसरे जो ग्रुप्स हैं, जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, सब खत्म कर दिया, कश्मीर इशू सॉल्व कर दिया। लास्ट में हमारे पास एक इशू बचता है, खालिस्तान। अच्छा, मजे की बात, पंजाब के अंदर से भी खालिस्तान लीडरशिप को कर दिया खत्म। पंजाब के अंदर आपका एक पाकिस्तान के अंदर एक अननोन गनमैन घूम रहा है, वो भी काफी कुछ अपने जलवे दिखा रहा है। वो हमारा नहीं है, मैं फ्रेंकली बता रहा हूं, वो अल्लाह का नेक बंदा होगा जो निपटा रहा है बंदों को। अब वो एक बात की बात है, लेकिन हम भरोसा कर रहे हैं उस पर कि चलो ठीक है, वो कुछ काम करते हैं। अब कनाडा के अंदर भी एक ड्रामा शुरू हो गया। अब कनाडा में एक दो बंदे मर गए तो उसका, अब कनाडा कहता भाई हमारे यहाँ तो नहीं होना चाहिए, जबकि वो निज्जर तो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट था, AK-47 के साथ उसकी फोटो है। अच्छा, और मजे की बात, अमेरिका का यहाँ दोगलापन देखिए आरजू जी, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी अमेरिका के मामले में जरा सी आवाज उठाए तो अमेरिका घर में घुस के मारता है। और अपने देश के अंदर उसने सेपरेटिज्म के नाम के सांप पाल रखे हैं और उन सांपों को दूध पिला रहे हैं, और इंडिया की तरफ से जरा सा भी कोई रिएक्शन आ रहा है तो ये कह रहे हैं नहीं नहीं। अच्छा, मजे की बात, ये सारा मामला कनाडा के थ्रू इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करवाने की, उससे ज्यादा मजे की बात, जो कनाडा से काबू में नहीं आया मामला, इसे समझना होगा, कनाडा से काबू में मामला नहीं आया और इंडिया ने कनाडा को धो दिया बुरी तरीके से। कनाडा की जो पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस टाइम पर फंसी हुई है, दुनिया देख रही है कि भाई खतरनाक लेवल पर है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर मैं कहूंगी और आपसे पूछना भी चाहूंगी कि चाहे ये G20 हो, SCO हो, ब्रिक्स हो, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, जिसमें अमेरिका भी है, भारत भी है और बाकी कंट्रीज भी हैं, ये देखने में तो ऐसा लगता है जैसे इनकी बड़ी अच्छी बनती है, बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लेकिन ये जहां मौका लगता है एक दूसरे की जड़ें काटते हैं। अमेरिका को ही देख देखिए, लीजिए, भारत के साथ साथ दिखाई देता है, पीएम मोदी को बुलाएंगे, इतना इवेंट होगा, क्या कुछ होगा, और उसके बाद जो है कभी कहेंगे सैंक्शंस लगा देंगे, कभी कहेंगे ईरान के साथ आप 4 बार पे वोट पे काम नहीं कर सकते। ये सारा सिलसिला भी चलता है। वो तो अगर नवाज शरीफ जी मोदी से मिलेंगे तो भी, हम तो चले हैं ही बिल्कुल बुरे ना, हम तो खराब लोग हैं, बाकी तो अच्छे हैं हमारी ना। आपस में नहीं बनती, ये तो जियो पॉलिटिक्स है ना, एटिकेट्स ये तो कहलाते हैं जियो, तो मतलब हमारी तो इंटरनेशनल खुल्लम खुल्ला नहीं लेवल। बनती सर, एक मिनट, हमारी तो खुल्लम खुल्ला या नहीं वही बनती तो ना, चीज, सबको पता है, लेकिन वहां तो बन रही है ना, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं, मतलब आपस में। देखिए आरजू जी, जियो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस में कोई ना तो परमानेंट फ्रेंड है, ना ही परमानेंट एनिमी है। परमानेंट है तो सिर्फ इंटरेस्ट। अमेरिका के जहां तक इंटरेस्ट्स इंडिया के साथ मैच करते हैं, अमेरिका उन इंटरेस्ट्स में इंडिया को अपना दोस्त बताता है। जहां पर वो इंटरेस्ट्स क्लैश करते हैं, वहां ये दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं, और जितने प्यार से मिलते हैं उससे कहीं ज्यादा बुरी तरीके से आपस में लड़ पड़ते हैं। ये हमें समझना। इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से देख सकते हैं इंटरेस्ट का मामले में, कि अगर आप इसे ऐसे देखेंगे कि इंडिया का इंटरेस्ट है अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए साउथ एशिया के अंदर डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना और पीस एस्टेब्लिश करना, और किसी भी तरीके से किसी भी सुपर पावर के डायरेक्ट इंटरफेरेंस को रोकना अपने आस पड़ोस। पाकिस्तान को हम नहीं रोक सकते, चलो एक अलग मैटर है। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश का हाल देख सकते हैं, नेपाल, भूटान। इसी तरीके से इंडिया का इंटरेस्ट है कि अमेरिका या कोई भी दुनिया का कंट्री में हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफियर ना करे। लेकिन हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन 10th ऑफ सितंबर से लेकर 15th ऑफ सितंबर तक गायब रहता है अमेरिका में। कहां था किसी को नहीं पता, यानी कुछ ऐसा कर रहा था जो पता होना चाहिए था लेकिन नहीं पता है।
भाई क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? अब हमारी कंट्री को तोड़ने वाले लोगों को वहां आप अपने देश में कैसे बुला सकते हो? एक आदमी ओपन थ्रेट दे रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में ट्रैवल ना करें, इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ थ्रेट कॉज करने की कोशिश कर रहा है। अब वहां पर इंडिया कह रहा है कि यार ये गलत आदमी है, अमेरिका कहता है नहीं ये मेरा सिटीजन है, आप इसको कुछ नहीं कह सकते। यानी अगर आप अमेरिका के सिटीजन है तो दुनिया में किसी भी तरीके से आप किसी को भी हार्म पहुंचा सकते हैं, किसी को धमकी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन है और अमेरिका के बारे में कुछ बोलना है तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए अमेरिका के बारे में कुछ बोलने की। ये चीज जो है ना, मैं आपको समझाने की मतलब कोई भी साधारण आदमी भी समझ लेगा कि अल्टीमेटली अमेरिका के दोगलापन है। बिल्कुल। अमेरिका चाहेगा, इंडिया एक प्रोग्रेस कर रहा है दुनिया मानती है, लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया प्रोग्रेस करे, इसे हमें समझना हो। इंडिया कभी भी प्रोग्रेस करेगा तो एक और उन्हीं टर्म्स कंडीशंस, उन्हीं सर्कमस्टेंसेस, उन्हीं रूल्स, उन्हीं रेगुलेशंस, उसी एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर के बिहाफ पर प्रोग्रेस करेगा जो अमेरिका ने एस्टैब्लिश किया हुआ है। तो अमेरिका को कोई रीजन तो चाहिए इंडिया से लड़ने का। भाई चाइना को तो आप गालियां पकड़ रहे हो कि वो मतलब चाइना को उल्टा सीधा बोल रहे हो कि चाइना जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, इंडिया तो फॉलो करता है। तो इंडिया को कैसे डिमोनाइज किया जाए कि जी एक जो निज्जर है उसको मार दिया? अब सबूत का सबूत है नहीं, ये रियलिटी है। भाई सुपर अभी से एटीट्यूड है कि अमेरिका आपकी ऑडियो थोड़ी सी आपकी ऑडियो थोड़ी सी खराब हो रही है। मैं कह रहा हूं कि इंडिया अगर मान लिया सुपर पावर बन जाएगा और अमेरिका को चैलेंज अभी से नहीं सुन रहा, जो भी सुपर पावर नहीं बना और अभी से नहीं सुन रहा, 10 साल बाद क्या सुनेगा? और क्या अमेरिका चाहेगा कि उसकी सुपर पावरशिप को कोई चैलेंज करे? असली लड़ाई इंडिया और अमेरिका की इस डोमिनेंस की है। अमेरिका चाहता है मेरी टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम कर, इंडिया कहता है वर्ल्ड ऑर्डर जो तुमने सेट किया है उस पर तो काम किया जा सकता है, लेकिन आपकी टर्म्स कंडीशंस ही चलेंगी, मैं इस पर एग्री नहीं करता। और यहीं से फिर सिचुएशन जो है वो लड़ाई झगड़े की बन रही है। जी नहीं, अमेरिका तो खैर अभी बहुत आगे है, ना सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया में जहां भी जो भी कंट्री हो उसमें सुपर पावर तो अभी भी वही है और काफी स्ट्रांग है। ये और बात है कि वो टूट रहा है। लेकिन लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि इलेक्शंस भी आ रहे हैं और आज सेकंड हो गई है और 5th को अमेरिकन इलेक्शंस है। क्या रिजल्ट आता आपको दिख रहा है? वैसे तो खैर हम आई होप कि उस पर हम शोज करेंगे आपके साथ भी, लेकिन ये कि अभी भी अगर आप देखें तो आपको कौन ज्यादा आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है? डेस्परेशन किस में नजर आ रही है और कॉन्फिडेंस किस में है? वो तो आप बताइए। मेरा ख्याल है डोनाल्ड अंदर ट्रंप से काफी एंजाइटी कॉन्फिडेंट लेवल दिखाई किसका दे रहे ज्यादा हैं। है? डेमोक्रेट्स जो हैं उनके अंदर तो घबराहट ज्यादा है और 2 मरवाने का अटेम्प्ट भी कर चुके हैं। और कॉन्फिडेंट कौन नजर आ रहा है? वो एक कहता है गार्बेज, दूसरा गार्बेज का ट्रक लेके घूम रहा है, आ जा भाई। तो ये क्या है? ये असलियत में जिसका कॉन्फिडेंस है, असलियत में उसके पीछे दुनिया है, ये दिखाई दे रहा है, उसके पीछे अमेरिका है। और यही रीजन है, कभी बैलेट बॉक्स में आग लगी हुई दिखाई दे रही है, कभी लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं। अभी तो 5 नवंबर को पता लगेगा कि होगा क्या, और 8 नवंबर को पता लगेगा कि असलियत में रिजल्ट क्या आ रहा है। और वहीं पर अमेरिका के अंदर एक अलग ही लेवल की कहानी शुरू हो जाएगी जहां तक। लेकिन हवा इस टाइम पर ट्रंप की ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, इसके ऊपर बाद में लेकिन इलैबोरेटेड डिस्कशन हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इलेक्शंस में अक्सर जो दिखाई देता है वो बाद में जाकर अक्सर रिजल्ट कुछ और आ जाता है। ये भी देखने में आया कि देखिए अमेरिका का काफी हद सिस्टम तक। ही ऐसा है, अमेरिका का सिस्टम ही ऐसा है, विनर टेक्स ऑल वाली सिचुएशन। जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें से जो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है जीतने वाले को उस स्टेट की सारी सीटें मिल जाती। और जो विनर टेक्स ऑल वाले सिचुएशन है ना, ये अमेरिका के रिजल्ट्स को वोट्स के अकॉर्डिंग नहीं, कहीं ना कहीं एक स्टेट्स के अकॉर्डिंग ज्यादा डिसाइड करता है। जी बिल्कुल ऐसा ही। खैर सबकी नजरें जो है इस वक्त अमेरिकन इलेक्शंस पर भी हैं, लेकिन हम उस पर फिर कभी बात करेंगे आपसे। और बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आई नो कि आप बहुत बिजी हैं, आपका बड़ा बिजी शेड्यूल जा रहा है, फिर भी आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया उसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।